फिरोज आने वाला है। फिरोज। सूर्या। है सूर्या, तू आ गया। मुझे लगा था तू केवल भाजपा वालों का कार में बैठ के इंटरव्यू लेता है। फिरोज, मैं आदमी से मिलने से पहले कोई राय कायम नहीं करता। मैं पार्टी देख करके नहीं, आदमी देख कर इंटरव्यू करता हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है। चल बैठ कर बात करते हैं। सूर्या, तेरी कुंडली मेरे पास है। तू बस्तर का रहने वाला है, 3-4 जगह नौकरी कर चुका है, नेताओं से अजीबोगरीब सवाल पूछकर मिलियंस ऑफ व्यूज, जनता की नजर में हीरो बन गया है। हाल ही में नौकरी छोड़कर अपना चैनल लोकरश चालू किया है, बहुत बड़ा पत्रकार बनना चाहता है। गुड गुड, आई लाइक इट। तू सोचता है फिरोज पत्रकार कोई खोज खबर नहीं रखते? लोग तुझे भैया भैया कहते हैं और तू खुद को सचमुच का भाई समझने लगा। तेरा जन्म अमेरिका के टेक्सास में हुआ है। तू कलेक्टर बनना चाहता था, मगर विदेशी नागरिकता होने की वजह से तुझे 6 साल के लिए एग्जाम से बाहर कर दिया गया। उसके बाद तूने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और तूने 2016 में खुद की पार्टी जनता कांग्रेस बनाई और 2018 में तेरे पास 7 विधायक थे। 2 को तूने पार्टी से निकाल दिया, कुछ ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब तेरे पास 7 - 2 - 1 - 3 शून्य विधायक हैं। तेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। हाँ, तेरी जुबान बहुत चलती है सूर्या। इंटरव्यू ज्यादा चलता है। ढंग से सवाल पूछ। मुझे सवाल बताने की जरूरत नहीं। कैमरा बंद करके बात कर। रॉ इंटरव्यू करने वाले कैमरा बंद नहीं करते। मारा जाएगा। अपनी सोच। इतना गुरूर ठीक नहीं। नौकरी छोड़कर खुद का काम करने वाले किसी से नहीं डरते। 7 विधायक आप लोगों थे, आज आप शून्य पे हैं। वापस रिवाइव वो कैसे होगा? तू जवाब होता तो मैं कर नहीं लेता, अभी वो तलाश ही रहा हूँ। तो जनता कांग्रेस नाम कांग्रेस क्यों ऐड किया आप लोगों ने? हमारा जो डीएनए है वो कांग्रेस है, वैचारिक पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस है। आप हमें कांग्रेस से निकाल सकते हैं पर कांग्रेस हमें से नहीं निकाल सकते। एक और बात लोग कहते हैं कि अब अमित जोगी थक गए, आलसी हो गए, बहुत आलसी हो गए, घर से निकलते नहीं है बाहर, बुढ़े हो गए। जवानी में अमित जोगी ने बड़ा अय्यासी किया है। क्या क्या अय्यासी किए हैं आप? घर कैसे चल रहा है आपका? पैसा कहाँ से आ रहा है? ये कारोबार, डीजल उजल, घर बढ़िया, ताम झाम, नौकर चाकर, सेवा सत्कार कहाँ से हो रहा है ये? 4 तरीके हैं पैसा लोगों से कमाने के, अच्छा, लेने के। नजराना, शुक्राना, जुर्माना और जबराना। अपने पिता की बनी बनाई विरासत बिगाड़ने के बाद अभी बोल बच्चन बहुत कर रहा है ये। काला गांव का क्या किस्सा है? तो मतलब आप भी एक आम आदमी की तरह लोटा लेकर गए हैं खेत में? तो वो जो आनंद है, सुबह सुबह आप जाइए खेत में, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिससे लव था उससे शादी नहीं हुई। अभी को पता ना लव स्टोरी के बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को भी बोलूंगा, जिस व्यूअर्स में मैं अपनी पत्नी को आपका नंबर 1 फैन मानता हूँ, वो जब उसने सुना कि आप ये करने वाले हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। कई बार तो हम लोग क्या वो ब्लेड से यूं हाथ भी काट लिए थे। मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? कहाँ मिले थे, कहाँ घूमते थे, कहाँ खाते पीते? अरे अभी आप भी खूब इश्क करिए, खूब को दिल लड़ाइए, क्योंकि अब मुझे जो ग्रेस है, जो देखना है, वो मुझे केवल पत्नी में ही दिखता है और किसी में मैं नहीं दिखता। कैमरे के लिए बोल रहे हैं या फिर? कितने संपत्ति के मालिक हैं, कितना पैसा है? तो अब तो आप सीएम के बेटे रहे हैं, तो विदेश में कुछ बिजनेस? हाँ, मुझे तो कई लोग बोले कि आपका वहाँ कोलालमपुर में मलेशिया में होटल है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल है। आप जाओ, रुको, फिर जब बिल देने का समय आएगा तो मेरा नाम ले देना। पर मुझे ये लगता है कि ब्रिजमोहन जी क्योंकि इतने व्यावहारिक हैं,
हर शादी में जाते हैं। मैंने देखा है कि कई शादियों में तब पहुंचे हैं जब सुहाग रात शुरू हो जाती है, तब खटखटाते हैं कि भाई आप जेल में थे, बोलते कि नेता वेता जेल जाते हैं ना, बड़ा सुविधा होता है, गद्दा उद्दा लगा होता है, पीने खाने के लिए फ्रिज होता है उनके लिए, ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक जो मिलता है, तो सुविधा था जेल में आपके लिए। क्या बोलता है जाने भैया, बहुत बड़ी एक्टिंग की आपने, मजा आ गया। थैंक यू। आपको मूवी होना चाहिए था। आप तो अनुज शर्मा जितने बड़े बड़े एक्टर हैं सब कुर्सी खा जाएंगे लग रहा है इस वीडियो के बाद। आप जैसा डायरेक्टर मिले तो हर कोई मूवी में आ जाएगा। चलिए गाड़ी में बैठ कर बात करते हैं। कहाँ का दौरा है आज? आज हम लोग जाएंगे कवर्धा, पंडरिया, बेमेतरा हाँ। और धरसीवा क्षेत्र। मतलब जो आप गायब थे इतने दिन से, पूरा प्रतिपूर्ति चल रही है उसकी। आइए बैठिए। तो भैया फिर नाश्ता वास्ता हो गया आपका? बिल्कुल हुआ है। हाँ, तो क्या खाया नाश्ते में? आज आपकी भाभी ने डोसा बनाया था, वही खाया। अच्छा, तो साउथ इंडियन पसंद है आपको? बिल्कुल, साउथ इंडियन बहुत पसंद है। हाँ हाँ। मैं समझता हूँ कि जो नाश्ता है हाँ। वो एक बादशाह की तरह खाना चाहिए। आहा। जो लंच है हाँ। उसको एक राजकुमार की तरह, और जो डिनर है वो एक भिखारी की तरह खाना चाहिए। तो मतलब ये है कि शाम को आप कम खाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, मेरे पिताजी ये मुझको हमेशा बोलते थे। अच्छा। अंग्रेजी में ये कहावत है, हाँ। ब्रेकफास्ट लाइक अ एम्परर, लंच लाइक अ प्रिंस और डिनर लाइक अ बेगर। तो उसी सिद्धांत पे चल रहा है। बहुत बढ़िया। इतने दिन से आप कहीं बाहर चल के मालूम पड़ा, 3-4 महीने घूम के आए हैं आप? घूम के नहीं, 3-4 महीने मैं अपने आप को ढूंढ के आया हूँ। अच्छा, कहाँ खो गए थे अमित जोगी? अमित जोगी शोरगुल में खो गए थे। अच्छा, आप जब खोए तो एक शोरगुल में, जिंदगी के जो उतार चढ़ाव के शोरगुल में, और मुझे लगता है कि खुद के लिए मैं कभी समय ही नहीं दे पाया था। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद को ढूंढने की कोशिश करी है, और आज जो सत्यम के सामने अमित जोगी बैठा है वो एक नया अमित जोगी है। जो पुराना अमित जोगी है वो मर चुका है, उसको मैंने दफना दिया है, और एक नए अमित जोगी के साथ मैं आज वापस आया। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं एक नेता या अमित जोगी का इंटरव्यू कर रहा हूँ या कोई आध्यात्मिक अमित जोगी ओशो से बात कर रहा हूँ। सत्यम, जैसे मैंने कहा कि जो पुराना अमित जोगी है वो ही इज डेड। अब अध्यात्म चालू हो गया है। अध्यात्म नहीं। अब इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। मैं ये कहूंगा कि एक न्यू क्रिएशन, एक नया आदमी। पुराना से ही जन्म लिया है उसने। कोई एकदम से ये नहीं कहूंगा कि पर हम लोग सुनते हैं पुनर्जन्म के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म के लिए मरना हो, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से मरना हो। पूरी वीडियो देखिएगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। द लोक रस को चलाने के लिए बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को स्कैनर नजर आ रहा होगा, उसे स्कैन करिए। आप लोगों से जो भी सहयोग हो पाता है वो सहयोग द लोक रस को करिए। और वैसे भी आपका हमारा रिश्ता ईमानदारी का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, और लोक रस के वीडियोस को आप लोग बहुत शानदार प्यार दे रहे हैं। आगे वीडियो देखिए। क्या हमको महत्व देगा, क्या ऐसी चीज है जो करनी चाहिए जिससे आत्मिक
अमित जोगी को आत्मिक सत्यम को संतुष्टि मिलेगी। आप बड़े बड़े चैनलों में नौकरी कर रहे थे, एक दिन अंदर से ही आपको आवाज आई कि मुझे ये नौकरी छोड़ देनी है, मुझको अब अपना खुद का ये चैनल चालू करना है, यूथ से खासकर जो मेरा अपना एक अलग अंदाज है उसमें जेन जी से मुझको बात करना है। ये आपको जो अंदर से आवाज आई, ये आपकी स्पिरिचुअल आवाज थी। इतना बड़ा रिस्क नहीं तो आप बिल्कुल नहीं लेते। वैसे ही आप समझिए कि मैं लेट आया हूँ, आप बहुत यंग हैं मुझसे, आपको बहुत जल्दी ये एहसास हो गया। शायद आप नेचर के ज्यादा पास रहे, बस्तर में रहे, हम लोग बहुत दूर रहे नेचर से। अभी पौंडी जाके आए, अभी कहाँ बता रहे हैं? तो वही तो, जब नेचर के पास जाओ तो फिर आप जो नर्चर करता है हमें, उसके पास भी पहुंच जाते हैं, और फिर आपको वो दर्पण दिखाता है, आईना दिखाता है। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की बातें करके टिक सकता है? वो मुझे तो लगता है कि जो लोग इस प्रकार की केवल बातें कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ फॉलो करते हैं, उनकी दुकान ज्यादा अच्छी चल रही है। आप टीवी में देखिए। तो आप भी दुकान चलाने के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इसका कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए। जो मुझको अच्छा लगता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को भी बोलूंगा, जिस व्यूअर्स में मैं अपनी पत्नी को आपका नंबर 1 फैन मानता हूँ, वो जब उसने सुना कि आप ये करने वाले हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। और आपने भी देखा कि बिल्कुल डायरेक्शन की, अब ऐसा करना है, वैसा करना है, पूरे एक्टिव थी वो। तो वो आपकी फैन है। तो मैं आपके फैन से भी, उनसे भी कहूंगा कि अब दूसरों की परवाह करना बंद करो, और जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हो, जो आपको संतुष्टि मिलती है, उसको बेबाकी से, बिंदास तरीके से करो। ठीक बात है। तो कौन सी हीरोइन के फैन हैं आप? मैं तो माधुरी जी का फैन हूँ। अच्छा, और कोई नए में? हम लोगों में नए में मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता। जो ग्रेस, जो एलिगेंस, मेरी माँ, मेरे पिताजी जो वो पिक्चर देखते थे, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वहीदा रहमान जैसे, वो मुझे बहुत ही पसंद है। उनकी जो ग्रेस थी, जो एक अदाकारी थी, और मुझे लगता है कि माधुरी दीक्षित जी के बाद वो ग्रेस देखने को नहीं मिलती है, शायद मेरी नज़र में। क्योंकि अब मुझे जो ग्रेस है, जो देखना है, वो मुझे केवल पत्नी में ही दिखता है, और किसी में मैं नहीं दिखता। कैमरे के लिए बोल रहे हैं या फिर? नहीं, मैंने देखा है कि शादी करने के पहले जरूर मैं सोचता था कि मैं शादी नहीं करूंगा। शादी के पहले वाले किस्से में मैं आऊंगा। बिल्कुल आइए, आपने बहुत रिसर्च करी हुई है, मुझे मालूम है। पर शादी के पहले मुझे लगता था कि आज के युग में शादी का कोई महत्व नहीं है ये। पर मैंने यही बोला, मैंने उस समय राहुल जी हुआ करते थे हमारे नेता, अभी भी हैं, उन्होंने शादी नहीं करी थी। तो जब मेरे पिताजी, मेरी माँ प्रेशर डालते थे कि नहीं अभी ये रिश्ता है, इधर चल रहा है, देखने चल रहा है शादी का। मैं रोक रहा हूँ। तो एक थ्योरी चलती है कि बहुत लोग कहते हैं राहुल जी शादी हो गई है, वो जाते हैं मिलने विदेश में, वाइफ उनकी वहाँ पर है, ये सही है या फिर क्या? नहीं, लगता उनके बारे में कई थियोरी है, पर 99.9% थियोरीज पूरी तरह गलत है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने बोला कि राहुल जी मेरे नेता हैं, मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँगा, और मुझे अभी शादी नहीं करनी। जब वो शादी करेंगे, अच्छा, तो समय कुछ मुझे मिल गया, फिर पापा ने बोला नहीं अब तुम करो शादी। तो मैंने बोला नहीं, अब मैंने भी सोच लिया है कि अटल जी अब मेरे नेता हैं। अच्छा। उनको मैं आदर्श मानता हूँ। तो अब उन्होंने भी नहीं किया है, तो मैं जब तो पापा बोले कि अब बहुत हो गया, राहुल जी तक ठीक था, अब अटल जी पे तुम आ गए हो, अब तो शादी करनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे हमारी शादी। तो कैसे मुलाकात थी भाभी से आपकी? मतलब लव मैरिज तो है या अरेंज मैरिज है? देखिए, ये तो पूर्णतः मैं समझूंगा कि अरेंज्ड हुई है, फिर उसके बाद जो भी लव हुआ। पर क्योंकि आपने लव के बारे में पूछा, तो जिससे लव था उससे शादी नहीं हुई। एक दौर था, राहुल भाभी को पता ना आपकी लव स्टोरी के बारे में?
देखिए हम लोग भले ना बताएं, हाँ। पर हम लोगों की खबरें, हाँ। आपकी शादी नहीं हुई है इसलिए आपने ये सवाल पूछा है, बड़ा हाँ। बेतुका सा सवाल है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमें अपनी खुद की खबर ना हो, पत्नी हर चीज की खबर रखती है। तो भले मैंने नहीं बताया हो, पर हाँ। उसे जरूर खबर तो पूरी हाँ। होगी। तो ये उदयपुर में हाँ। वो रहती थी। अचानक मन में आया कि कुछ करना चाहिए। हाँ। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट आया। हाँ। तो मैंने बस्तर तरफ की एक पद यात्रा निकाली थी, जो उस समय आपको याद होगा या नहीं, तब तो आप पैदा भी शायद नहीं हुए होंगे। चिंतलनार में बहुत भयानक घटना घटी थी। बस में सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे, ब्लास्ट हो गया, 76 जवान शहीद हो गए। तो बहुत चरम पे था, शलवा जुलूम चल रहा था, कैंप चल रहे थे, एक बहुत ही भयानक दौर से बस्तर गुजर रहा था। और मुझे लगा कि वहाँ पर जाना चाहिए। और जो गांधीवाद का, उस समय पिक्चर आई थी मुन्ना भाई, गांधीगिरी भी चलती थी, तो मैंने कहा ये गांधीगिरी का संदेश वो उधर लेके जाना चाहिए। और अपने कुछ साथियों के साथ हम लोग वहाँ पदयात्रा पे निकल गए। आप ही जैसे जो शुभचिंतक हैं, उन्होंने उसकी अच्छी खासी पब्लिसिटी कर दी। एक हिंदू अखबार है, उसने फ्रंट पेज में छाप दिया, उदयपुर में भी छप गया। तो जिनसे मैं प्यार करता था, उन्होंने तो फ़ोन नहीं किया, उनके पिताजी का फ़ोन आया कि आप तय कर लें। बोले हमने तो भाई, हमारी बिटिया ने एक वकील से प्रेम किया था, ये नेता वाले से नहीं किया था, तो एक बार आप तय। उस हिसाब से वो फिर हमारी बात वहीं ख़त्म हो गई। अच्छा। और फिर उसके बाद ये तो बहुत आगे बढ़ गए। मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? कहाँ मिले थे, कहाँ घूमते थे, कहाँ खाते पीते? अरे अब इतनी भी मत आप पढ़ते यहाँ तक ठीक है, उसका दी एंड बताने का है। अब कहाँ आप पुराने जमाने में? नहीं, आपको लोग, आज भी लोग हैं जो प्यार करते हैं, मैं उस पर आऊंगा, लोग कमेंट करते हैं आपके बारे में, लेकिन वो जानना चाहते हैं अमित भैया की लव स्टोरी कैसी रही होगी, वो कनेक्ट करेंगे आपसे। नहीं, ये सबके साथ होता है और मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। प्यार होना जरूरी भी, ठीक बात। प्यार होना और प्यार ना होना, और प्यार का हर स्टेज, जब एक तरफा प्यार होता है उसका भी अपना एक अलग मजा है। जब आपका ब्रेकअप होता है तब भी उसका एक अलग आनंद है। ये ऐसा फल है जिसका पूरी तरह से आनंद लेना चाहिए। हर रूप में प्यार जो है, कुछ ना कुछ उस समय बड़ा कड़वा लगता है, पर आदमी को ये इनरिच करता है, उसको और उसके जो पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। मैं आपको भी एडवाइस दूंगा बड़े भाई होने के नाते कि आप भी खूब इश्क करिए, खूब को दिल लड़ाइए, और इससे आपकी पर्सनैलिटी में निखार होगा। और मुझे लगता है कि आपने वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने कर भी लिया होगा खूब सारा। ये पुराने आशिक की परख हो गई है, मतलब आपने देख के बता दिया। पुराना आशिक, नया आशिक, मैं तो देखिए, अच्छा, लेकिन बात जो मुझे मेरी माँ ने बताया था, वो फिर मैं अमिताभ बच्चन के परिवार में आ गया। जो जया बच्चन जी थी, उनका एक इंटरव्यू मेरी माँ पढ़ रही थी, वो फिल्म फेयर करके मैगजीन आती, उन्हें फिल्मों का बड़ा शौक है, तो वो मुझको दिखाई। उसमें लिखा था कि रोमांस इज द फर्स्ट थिंग दैट गोज आउट ऑफ द विंडो आफ्टर मैरिज। शादी के बाद जो इश्कबाजी है, जो रोमांस है, वो पहली चीज है जो बाहर फेंक दी जाती है खिड़की से। ठीक बात। तो रोमांस को कैसे जिंदा रखना है, ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो हर बार मैं अब ऋचा को रोज जब मैं उठता हूँ तो एक नए रूप में देखता हूँ कि ये इसका कोई एक नया पहलू। तो एवरी डे आई फॉल इन लव विद ऋचा ऑल ओवर अगेन। रोज मैं एक नया उसको देखता हूँ कि हाँ आज, क्योंकि पुरानी चीजों से आप भी बोर हो जाओगे, और पत्नी तो भाई आप बदल नहीं सकते कि आप बोर हो गए तो दूसरी ले आए। तो उसी में आपको नयापन कुछ ढूंढना पड़ेगा। वो मुझ में कुछ नया पाती है, मैं उसमें कुछ नया पाता हूँ, और यही जो चीज है हम लोगों को आगे ले जाती है, जीवन में जो रोमांस है उसको बरकरार रखती है। ये बोल करके पिछला पूरा बैलेंस कर गए, अब भाभी आप कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन भैया मैं वो पूछ रहा हूँ, जब आपको कोई लड़की दिखी, आपको पसंद आ गई, जब आपको नहीं मिली है, जब आप उससे बात कर रहे हैं, आप उस पर अप्रोच कर रहे हैं, उस वक्त जो मजा होता है, वो मजा कैसा होता है, वो आनंद कैसा होता है? मजा क्या, मेरे पास तो उसके
कई पुख्ता प्रमाण पड़े हुए हैं जो लव लेटर लिखे। अच्छा। कई बार तो हम लोग क्या वो ब्लेड से यूं हाथ भी काट लिए थे आप? उसमें लिखते थे और शेर व शायरी भी करते थे, गजलें सुनते थे। उस समय मुझे याद है जब भी ब्रेकअप होता था तो मैं जगजीत सिंह जी की गजलें ले आता था, उन्हीं को सुनता रहता था। तो वो भी एक दौर है। आपने अनुज शर्मा जी का भी इंटरव्यू लिया है, मेरे बहुत करीबी रहे। पर कई बार ऐसा हुआ कि जब ब्रेकअप हुआ तो मैंने कुछ कविता लिखी और वो बहुत अच्छे गायक भी हैं, संगीतकार भी हैं। तो वो जो मेरी कविता है उसको धुन भी देते थे और हम लोग फिर कई बार बैठ के महफिल भी जमाते थे। अच्छा। कि मैं कविताएं लिखता था और वो उसको स्वर में गा भी लेते थे। मतलब देखिए अमित जोगी ऐसे भी हैं, अपना हाथ काट करके भी प्रेम पत्र लिखे हैं। आप घर आपका भी नहीं भैया, हाथ कहीं नहीं काटे। ये जो इतने सारे आपने ये छुपाने के लिए ये कहीं कुछ जख्म ये जो इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है, क्या गम है जो छुपा रहे हो। बहुत बढ़िया। और वही भावना मुझे 2023 में भी आई कि ठीक है, हमारी लड़ाई थी भूपेश बघेल जी से उपचुनाव में। ना, उपचुनाव में नहीं, जो 23 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी हम लोगों ने आपस में खूब लड़े। पर क्या हुआ, जैसे आपने कहा 7 - 2 - 5, आपने क्या वो बना था 0। हम भी 0 हो गए, पर खुद तो डूबे लेकिन उनको भी ले डूबे। ठीक बात तो है। अब अभी दोनों गर्क में है, पर उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल रहा है। तो मैंने जो चिंतन किया, मंथन किया कि अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, वैसे ही बीजेपी इतनी ज्यादा डोमिनेट कर रही है हमारी पॉलिटिकल लैंडस्केप को कि जब तक हम सब एक नहीं होंगे, जो भी हमारी लड़ाइयां हैं वो बाद के लिए रखें। एक बार सत्ता आ जाए फिर लड़ेंगे ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, ना आपके पास कुछ है ना मेरे पास कुछ है। उनके पास तो कुछ भी है, आपके पास तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि कुछ भी नहीं होना और सब कुछ होना, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। मगर आपने नाम 2016 में पार्टी बनाई आप लोगों ने, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, ये नाम क्यों रखा? मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वोटर नहीं है वो कांग्रेस से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? ये गलती भी हुई, मुझे लगता है कि अंत तक लोग यही मानते रहे कि जब बस्तर का व्यक्ति है वो कांग्रेस समझ के वो आपको, अगर जोगी जी का नाम बहुत बड़ा नाम है, वहां लोग वोट करना चाहते भी हैं, मगर वो कांग्रेस सोच वही तो जोगी मतलब पंजा छाप। हाँ, ये बस्तर में हम लोगों ने जब कैंपेन कर रहे थे, मुझे याद है कि हम लोग चित्रकूट लोहांडीगुड़ा तरफ गए थे, मारडुम गांव है। तो मतलब मैं फ्रेम कर रहा हूँ, सवाल ये था कि तो जनता कांग्रेस, नाम कांग्रेस क्यों ऐड किया आप लोगों ने? कांग्रेस ही क्यों? क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो कांग्रेस है, जो हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस है। आप हमें कांग्रेस से निकाल सकते हैं पर कांग्रेस हम से नहीं निकाल सकते। मतलब भैया आप इतना सब कुछ देखे हैं, आप मुख्यमंत्री निवास में रह चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री जोगी जी के आप बेटे हैं, विदेश से पढ़ाई किए, पैसे कोई कमी नहीं है, घमंड अमंड है आपको? घमंड करते हैं आप? जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ होना और कुछ नहीं होना। गांधी जी की जो पुस्तक है सत्य के प्रयोग की मेरी आत्मकथा, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उन्होंने जो आखिरी लाइन लिखी है कि अगर मुझे वास्तव में कुछ पाना है, दुनिया को हासिल करना है, तो खुद को मुझे शून्य करना पड़ेगा। तो मुझे लगता था ये बड़ी फिलॉसफी वाली बातें हैं, पर जिंदगी के सफर ने मुझे उसी मुकाम पर जाके खड़ा कर दिया है जो गांधी जी अपनी अंतिम लाइन में लिखते हैं कि आई हैव टू रिड्यूस माई सेल्फ टू 0, मुझे खुद को, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। 7 - 5 - 2 0 करना पड़ेगा। तो 0 जब हो जाओगे तो अपने आप हीरो बन जाओगे, डेफिनेटली हो जाएंगे, देन यू विल हैव। काला गांव का क्या किस्सा है? जोगी जी ने वो कहा कि जाओ पहले छत्तीसगढ़ समझो, यहाँ की संस्कृति समझो, यहाँ का भाषा समझो, तब चुनाव लड़ना। वो गांव इसलिए चुना गया क्योंकि उस गांव का एक हिस्सा जो है बिलासपुर में है, एक हिस्सा दुर्ग में है और एक हिस्सा रायपुर में है।
अच्छा। तो एक तरह से वो हमारी संगम है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति का त्रिवेणी संगम है। तो मेरे पिताजी ने बहुत सोच समझ के शायद मुझे वहाँ भेजा, मैं वहाँ रहा 6 महीने मेरे पास, जैसे कि मैंने कहा कि अभी मैं 4 वही महीने मैं without ये आपका mobile। एक इंटरव्यू सुना था, बताया था आपने उसमें कि आप खुले में शौच करते थे वहां पर, जी, तब मोदी जी का वो नहीं आया था हर घर। वो शौचालय वाला अभियान। हाँ। तो सभी लोग बाहर जाया करते थे और वहाँ शौचालय का कोई था ही नहीं मतलब सोचिए व्यवस्था। अमेरिका में रहने वाला आदमी जो वहां से पढ़ लिख करके आया है, वो खुले में टट्टी कर रहा है। पर उसमें जो आनंद है ना वो खुले में टट्टी करने अमेरिका का। में। अच्छा, अब आप बस्तर में रहे, मुझे नहीं मालूम कि आपने खुद किया एक्सपीरियंस हूँ भैया, किया मैं नहीं भी किया हूँ भैया। तो वो जो आनंद है, सुबह हाँ। सुबह आप जाइए खेत में, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है डाली वाली। वो जो रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है, वो अमेरिका वगैरह के। तो मतलब आप भी एक आम आदमी की तरह लोटा लेकर गए हैं खेत में? जी जी, हाँ। बिल्कुल गया। शर्म नहीं आती थी आपको? मतलब शर्म इन द सेंस कि आप इतने मतलब नहीं, हाँ, मैंने कभी वो अमित मुझ में कभी अमित वो जोगी नहीं आया। जितने ग्राउंड है खुले में टट्टी भी कर चुके हैं। हाँ, मैं इन सब चीजों में ज्यादा कभी इसके बारे में सोचा नहीं। हाँ, मैं तो जो मूवमेंट आता है उसको पूरा कर लो। एंजॉय करना है। वो मतलब खुले में मौका हाँ, मिला खुले तो में। टट्टी करके एंजॉय करना। हाँ। अरे वाह। तो हाँ। सभी कुछ किए, फिर उसके बाद फिर सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में आ गए। अब जब आप देखें कि जनता कांग्रेस बन गई, 7 विधायक आप लोगों थे, आज आप शून्य पे हैं, वापस रिवाइव वो कैसे होगा? जनता पे आप कैसे, जनता के बीच कैसे जाएंगे, कैसे विश्वास पैदा करेंगे? ये तो देखिए, इसका अगर मेरे पास कोई हार्ड एंड फास्ट कोई जवाब होता तो मैं कर नहीं लेता। अभी वो तलाश ही रहा हूँ उसका जवाब। पर एक चीज जरूर है कि मेरे जीवन की यही अब प्राथमिकता है कि किसी भी तरह ये जो नफरत फैलाने वाली राजनीति है, इसको प्रदेश में फैलने से रोकना है। एक और अमित आ गए हैं, अमित बघेल, जानते हैं आप उनको? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। कैसे लगते हैं आपको वो? कई बार उनसे चर्चा करने का, मिलने का अवसर भी मिला है। और जब मैं जैसे आपने मेरे बारे में रिसर्च करी, मैंने आपके चैनल के बारे में भी थोड़ा जानना चाहा, तो अमित बघेल जी का इंटरव्यू मैंने और उनकी कई बातों से मैं सहमत हूँ, पर कई बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ियों का ये नहीं है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता जरूर मिलनी चाहिए। पर हमारी जो संस्कृति है, बाबा गुरु घासीदास जी ने जो हमको संदेश दिया है, मन के एक समान, तो समानता हमारे रग में। और अगर हम किसी को तिरस्कृत करेंगे, छत्तीसगढ़ महतारी का तिरस्कार हुआ, मेरे पिताजी की मूर्ति का तिरस्कार हुआ, गलत हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको 2 और गलतियों से, अग्रसेन महाराज को गाली देके या संत झूलेलाल को गाली देके, उन 2 गलतियों को ठीक किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। पर अगर हम 2023 के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि हम लोग चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में ऐसे थर्ड फ्रंट लिए लड़े थे, पर बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस हुई। तो क्यों इतनी निराशाजनक परफॉर्मेंस हुई, क्यों 7 से हम 0 हो गए, इस पर बहुत चिंतन किया। और मुझे जो लगता है कि इसके 2 जो मेन कारण थे। एक तो कि हमने अपनी जो हैसियत है उससे ज्यादा अपना लक्ष्य रखा। 80 सीटों पर हमें नहीं लड़ना था। ठीक बात है। हम अगर फोकस करते 5 सीटों पे, 10 सीटों ठीक पे, बात है, correct। तो कुछ एक रिजल्ट ला पाते थे। जन स्वराज ने भी 243 में लड़ा। मेरा मानना है जन स्वराज अगर 40, 50, 60, 70, 100 में लड़ती तो शायद जो फैसले आए हैं वो कुछ अलग होता। शायद अगर प्रशांत किशोर जी, मुझसे बहुत उनकी नजदीकियां हैं, अच्छा। अगर मुझसे ये सवाल करते तो मैं उन्हें तब भी बता देता कि भाई हमारी हमारी गलतियों से कुछ सीख लो। हाँ। पर उन्होंने नहीं पूछा और मैंने भी उन्हें नहीं बताया। पर हाँ, दिस इज अ फैक्ट। ठीक बात है कि जब मेरे पिताजी थे तो एक अलग बात थी, वो अजीत जोगी थे। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन में अंतर है नहीं है। ठीक बात है। अजीत जोगी जी थे, वो 90 सीटों पर लड़ सकते थे। अमित जोगी की वो क्षमता नहीं थी। अमित जोगी जब भी अजीत जोगी बनने की कोशिश करेंगे, यही नतीजा आएगा। अमित जोगी को अमित जोगी बनकर अजीत जोगी जी का मुझे जो चाहिए हिस्सा,
मुझ में उनका दिल चाहिए। एक और बात चलती है आपके बारे में कि जवानी में अमित जोगी ने बड़ा अय्यासी किया है। क्या क्या अय्यासी किए हैं आप? वही मुझे भी नहीं समझ में आता, पर मैं ये कहूँ अय्याशी तो नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ग्राउंडेड रहा हूँ। मेरा एक ही ज़्यादा जो शौक रहा है किताबों का। किताबें मैंने पढ़ी, खूब पढ़ी, और घूमने का शौक रहा है। अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई अब छुट्टी हो गई है, कहीं घूमने चलते, तो मुझे लगता है नहीं भाई, घर ही में रहने दो, थोड़ा फैमिली के साथ समय बिता लूंगा। अब वो ज्यादा घूमने उमने की इच्छाएं बदल जाती हैं। मैंने देखा रिचा में, जैसे मैं अपनी पत्नी की बात करूँ, शादी के पहले मैं खूब कॉफी पीता था, खासकर जब अयान नहीं हुए थे। आज भी आप पी रहे थे मगर छोड़ दिए आप? हाँ, मैं कॉफी वाला था मुझे। और रिचा जब कमरे में आती थी और कॉफी की स्मेल भी आती थी, तो बोले नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ये कॉफी आप वहीं बाहर ही पिया करो या किचन में जाके पिया करो। अयान हुए, रिचा मुझसे ज्यादा कॉफी पी रही है, और मुझे कॉफी अब इतनी पसंद भी नहीं, जैसे आपने कहा, मैंने छोड़ दी। तो बिहेवियर आदमी का बहुत तेजी से एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जा सकता है। मैंने देखा है, मुझ में नहीं, पर और अब मैं देख रहा हूं कि ये मुझ में भी हो रहा है। जो मुझे घूमने का बड़ा शौक था, अब कोई शौक नहीं है। ऐसे जितने भी शौक थे मैंने पूरे कर लिए, और अब वो इच्छाएं रियली अपने लिए कुछ नहीं है। एक और बात, लोग कहते हैं कि अब अमित जोगी थक गए, आलसी हो गए, बहुत आलसी हो गए, घर से निकलते नहीं है बाहर, बुढ़े हो गए। अमित जोगी बिल्कुल थक गए थे। और इतना थक गए थे कि वो अमित जोगी मर भी गए। वो डायलिसिस हो गया उसका, हार्ट लंग मशीन में भी चल दिए, सारा कुछ। जो कहते हैं ना कि पर पुनर्जन्म कब है? जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, तो वो जो है वो मर चुका है। अमित जोगी जो थका हुआ था, थका ही नहीं, वो थक के मर भी गया। अब एक नई एनर्जी के साथ, नौजवान, एक नया, अगर आप मेरा 4 महीने पहले का भी देखेंगे, तो उस बहुत कम ही मैंने इंटरेक्ट किया, पर जो थोड़े बहुत वीडियो रहे होंगे या, तो उसमें आप देखोगे वो अमित जोगी 50-60 का लग रहा था। अभी आप मुझको देखिए, आप जैसा नहीं, कुछ तो फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं अभी आप? फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। डाई वाई करते हैं बाल में? डाई मैं हाँ करता हूँ। हाँ। मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि थोड़ा सा भी सफेद होता है तो डाई कर लो। हाँ। आप जेल में थे, बोलते कि नेता वेता जेल जाते हैं ना, बड़ा सुविधा होता है, गद्दा उद्दा लगा होता है, पीने खाने के लिए फ्रिज होता है उनके लिए, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक जो मिलता है, तो सुविधा था जेल में आपके लिए? जब मैं गया था तो इतना तो खैर शिष्टाचार रहता है, पर मैंने केवल, क्योंकि मुझे सभी लोगों से अलग रखा गया, जो प्रकाश सिंह बादल जी के लिए और बरनाला साहब के लिए इमरजेंसी के दौरान उनको बंदी बना के रायपुर में लाया गया था, तो उनके लिए एक अलग से वो बनाया गया था सेल, उच्च सुरक्षा बंदी समथिंग, हाई सिक्योरिटी प्रिजन। तो उसके अंदर मुझको कई सालों बाद उसे खोला गया और उसमें रखा गया, तो वो पूरे उसमें मैं ही अकेले रहता था। पर मैंने केवल एक ही निवेदन किया, और माननीय न्यायालय से भी किया, कि मुझे और चीज़ें तो नहीं चाहिए, पर मेरी आदत हो गई है, क्योंकि मैंने स्कूलिंग वहाँ ऊटी में रह के करी, तो वहाँ बड़ी ठंड रहती थी, तो हम लोग नहाते थे तो गर्म पानी से ही नहाते थे। तो ये आदत मेरी है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, मैं गर्म पानी से ही नहाता हूँ। तो एक ही मैंने निवेदन किया था कि भाई मेरे को सुबह 2 बाल्टी आप गर्म पानी दे दिया करिए, बाकी कोई मैंने फैसिलिटी नहीं मांगी। गर्म पानी मिला फिर आपको? गर्म पानी मिला मुझे। और कितनी पेंशन आती है आपकी? 1-10 शायद, 1-10 पेंशन है। तो सोचिए, एक बार कोई विधायक बना एक दिन के लिए, तो 1-10 पेंशन उसको आजीवन मिलेगा। तो मैंने तो कम से कम उस पेंशन को कभी छुआ नहीं है। जैसे अभी मैं गया था अपने क्षेत्र, तो वहाँ मुझे पता चला कि कुछ जो बच्चियाँ हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आई हैं, और उनका कॉलेजेस में एडमिशन भी हो गया है। तो उनकी जो ट्यूशन फीस है उसके लिए मैंने फिर बकायदा मैं चेक से इसको, तो वो मैंने कभी खुद पर उपयोग नहीं किया है। बहुत बढ़िया। अमित जोगी जो हैं, कितने
संपत्ति के मालिक हैं, कितना पैसा है, कहाँ कहाँ बाहर बाहर बिजनेस में तो नहीं है आप लोग का? अमित जोगी का तो बहुत बुरा हाल है। हमारे घर में अजीत जोगी और अमित जोगी बिल्कुल पैसे वाले नहीं है। जो भी है वो सब महिलाओं के पास ही रहती है संपत्ति। हमारे यहाँ घर की खजाने की जो चाबी है तिजोरी की, वो उन्हीं के पास रहती है। तो ये जो जानकारी है मेरी माँ और मेरी पत्नी आपको बेहतर बता पाएंगी। पर ये सब चीजों के पीछे मैं कभी अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। जैसे लोग कहते हैं ना कि आदमी एक बार विधायक बन जाए और अपना व्यवस्था कर लेता है, कहीं सेटिंग, कहीं बड़ा बिजनेस हो जाता है, भले ये प्रदेश में ना हो, बाहर हो। आप तो सीएम के बेटे रहे तो विदेश में कुछ बिजनेस। हाँ, मुझे तो कई लोग बोले कि आपका वहाँ कोलालमपुर में मलेशिया में होटल है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल है। आप जाओ, रुको, फिर जब बिल देने का समय आएगा तो मेरा नाम ले देना, तब आपको पता चलेगा। हम लोग देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है एक सर्विस क्लास का बैकग्राउंड है। हम लोग के पेशावर पॉलिटिशियंस नहीं है। पॉलिटिक्स हमारी कभी फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे परिवार में कभी किसी की नहीं रही। मेरी माँ डॉक्टर रहीं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहीं। मेरे पिताजी आईपीएस आईएएस सर्विस में रहे, कलेक्टर एसपी रहे। राजनीति हम लोगों ने कुछ छोड़ के ही ज्वाइन करी। मैंने अपनी वकालत छोड़ दी और फिर राजनीति में आया। तो हमारी जो मेंटालिटी है वो भी मिडिल क्लास की है, सर्विस क्लास की है। पॉलिटिक्स को हमने कभी कमाई का जरिया नहीं माना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल दूध का धुला संत हूँ, पर एक चीज जो मुझे दिग्विजय सिंह जी ने बताई थी, मैंने उनसे एक बार शेड्यूल में चुनाव रहे थे, मैंने पूछा कि भाई आप लोग इतने बड़े बड़े नेता हैं पर पॉलिटिक्स में खर्चा तो करना पड़ता है, चुनाव में कैसे करते हो? तो उन्होंने बताया कि देखो 4 तरीके हैं पैसा लोगों से कमाने के, अच्छा, लेने के। नजराना, शुक्राना, जुर्माना और जबराना। तो नजराना, अब पुराने जमाने में आपने देखा, राजा आपके बस्तर में भी राजा है, कोई गया वहाँ, अभी भी उनकी फोटो लगी रहती प्रवीण चंद्र जी की, तो लोग वहाँ जाते हैं, उनकी फोटो पे कुछ चढ़ावा कर देते हैं, वो नजराना हुआ। फिर होता है शुक्राना, मैंने आपकी मदद कर दी। आप अपने घर में आपके वो बड़ा सा वो कद्दू है लगा हुआ है या कटहल है या कुछ ऐसी चीज़ें आप ले आए, या अपनी इच्छा से आपने कहा कि नहीं आपने मेरी मदद करी तो मैं आपका ये उपकार, इस तरह वो हो जाता है शुक्राना, शुक्रिया अदा करने के लिए। जुर्माना, जो कोई आपने दंड किया हो, कोई कुछ गलती की हो मेरी नज़र में और मैंने दंड स्वरूप आपसे कुछ वो ले लिया, वो हो गया जुर्माना। और जबराना मतलब हमारा कोई संबंध नहीं है, जबरिया मैं आके आपकी जेब में हाथ डाल के ले रहा हूँ। तो राजनीति में उन्होंने मुझसे कहा था कि आप करो, खुल के करो, पर नजराना और शुक्राना वो कमाई ठीक है, ये जुर्माना और जबराना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आजकल जो मैं देख रहा हूँ राजनीति में, ये बाकी 2 तो लोग भूल गए हैं, ये जुर्माना जबराना में ही पूरी राजनीति चल रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो मतलब आप जब राजनीति में आए उस वक्त पार्टी मैनेजमेंट के लिए कैसे फिर आप व्यवस्था करते हैं? पैसा तो लगता है भैया, ऐसा नहीं इतनी बड़ी में मैंने 80 सीटों में आप चुनाव लड़ा रहे हैं, पैसा भी सब बांटना पड़ता है चुनाव में। श्याम भैया हैं, कई जो लीडर्स हैं, मेरे पिताजी का भी, कई चीफ मिनिस्टर्स जो रहे, उनसे मैंने इस संबंध में बात की, क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट ही मेरा वो रहा एरिया ऑफ स्पेशलिटी। तो उसमें मुझे समझ में आया, जैसे हम लोग भी थे, तो अब चुनाव आया, चुनाव के समय ही हम लोग फोन करते हैं, जो भी हम हमारे मित्र हैं, और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में ऐसे 100 परिवार होंगे जो सहयोग करने की स्थिति में है और जो खुशी खुशी सहयोग भी करते हैं। क्या बोलते हैं फोन लगा के उनको फोन लगा के चुनाव आ गया, मदद करिए। पर ये जब वो आते हैं कोई काम लेके, तो ये ट्रांजैक्शनल नहीं होता कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। ये वाला सिस्टम कभी हम लोगों के समय तो मैंने नहीं देखा कि एक हाथ से ले रहे हैं दूसरे हाथ से दे रहे हैं। अरे मदद कर दी, फिर जब हमें जरूरत होगी हमने आपसे बोल दिया, आपने हमारी मदद कर दी। मेरे पिताजी बोलते थे कि चुनाव के समय मैं अजीत की जगह जोगी बन जाता हूँ। जोगी का काम क्या है? मांगना। मैंने अपना वो फैला दिया,
कि भाई इसमें भाई अब मैं झोली फैला दिया हूँ, अब डालो, जो आएगा उससे फिर चुनाव लड़ेंगे। पर मुझे ये लगता है कि बृजमोहन जी क्योंकि इतने व्यवहारिक हैं, हर शादी में जाते हैं, मैंने देखा है कि कई शादियों में तब पहुंचे हैं जब सुहाग रात शुरू हो जाती है, तब खटखटाते हैं कि भाई वो खुद मुझे पता है कि कई बार तो दूल्हा जो है तौलिया में निकला है। तो आप मत बुलाइएगा उन्हें अपनी शादी में, नहीं तो पता चला रॉन्ग टाइम एंट्री मार दी है। पर इतना उनका जब वो है घरोबा, तो खर्चा करने की जरूरत नहीं। मैंने ये सुना था कि बृजमोहन अग्रवाल को बुलाता है, भले रात का 2-3 बज जाए वो जाएंगे। अब मैंने विदाई तक का सुना था कि विदाई के टाइम पहुंचते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कई बार उसके बाद भी पहुंचा हूं। अरे यार, तो अगर आप वैसा करेंगे तो फिर आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं। वो क्यों करते हैं, नर्वस ज्यादा है, वैसे ही वो जीत रहे हैं। आपने बताया पेंशन आता है, मैं दान कर देता हूँ। हमारा जो जोगी परिवार हो, अनएम्प्लॉयड है, यानी बेरोजगार हो गया, घर कैसे चल रहा है आपका? पैसा कहाँ से आ रहा है? ये कार वार, डीजल उजल, घर बढ़िया, ताम झाम, नौकर चाकर, सेवा सत्कार कहाँ से हो रहा है ये? जैसा मैंने कहा कि लोगों का प्यार है, हाँ। आशीर्वाद है। अब मेरे माँ अब विधायक नहीं है, पर जितनी उनकी विधायक की सैलरी है उससे ज़्यादा, जो क्योंकि वो डॉक्टर रही, उन्होंने टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं। अगर आप MBBS पढ़ रहे हैं, 4th ईयर में है, और आपका ज़्यादा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जैसे हम लोग वकालत करते थे, पढ़ाई करते थे, तो बड़ी बड़ी किताबें आती हैं और फिर एक छोटी सी वो दुक्की भी आती है कि उतना करके पास कर लो। तो ऑफ्थेल्मोलॉजी की जो दुक्की है वो मेरी माँ की लिखी हुई है। अच्छा। तो चाहे वो आप पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, या यहाँ हिंदुस्तान के कॉलेजों में चले जाइए, वो बहुत चलती है। अच्छा। तो जितनी उनकी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा तो उनको वो रॉयल्टी मिल जाती है। कितनी मिलती होगी फिर भी अनुमानित? अब ये तो वही बताएंगे। हाँ। पर चल जाता है। अब मेरी मैं खुद भी पेशे से वकील रहा हूँ, तो अपना कंसल्टेंसी काम करता हूँ। मेरा लॉ फर्म है, और उसमें अब मैं खुद वकालत नहीं करता हूँ, पर मेरा फर्म तो है, वो काम कर रहा है। उसमें मैं अब साइलेंट हो गया हूँ। अब मैं मुझे लगता है कि अब मुझे फिर से कोर्ट जाना चाहिए। अब मैं होपफुली ये जो विंटर वेकेशन होगा उसके बाद अमित जोगी कोर्ट में भी फिर से दिखने लगेंगे। भूपेश बघेल से आप इतना नफरत क्यों करते हैं, और उतनी ही नफरत भूपेश बघेल आप लोगों से क्यों करते हैं? मैं उनसे नफरत नहीं करता हूँ। और मुझे याद है कि एक और जब मैं कांग्रेस में था, माननीय राहुल जी ने भी, मैंने उनसे एक बार ऐसे ही पूछ लिया था कि आपने इतने सारे वहाँ नेता हैं, सीनियर लीडर्स, आपने इन्हीं को क्यों PCC अध्यक्ष बनाया? तो राहुल जी ने जो मुझे जवाब दिया था कि अमित, ही इज अ फाइटर, वो एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्रियों से लड़ रहा है। उस समय रमन सिंह जी सिटिंग थे, वो मेरे पिताजी एक्स थे, तो 2-2 मुख्यमंत्रियों से ये आदमी लड़ता है, और हमें अभी फाइटर की जरूरत है। तो उनका जो वो असेसमेंट था उससे मैं भी बहुत हद तक सहमत हूँ कि एक फाइटर आदमी है, पर वो अपनों से लड़ना बंद करें, और जो सामने दुश्मन है अभी उनको ये रियलाइज हो रहा है, जब वो देखते हैं, उसको तो जेल भेज दिया उन्होंने। अमित जोगी पॉलिटिक्स में एक स्टेटमेंट मैंने 3 साल नहीं दिया, पर जब उनके बेटे को जेल हुआ, मैंने बोला कि ये गलत हो रहा है। अगर आपकी लड़ाई भूपेश बघेल जी से है तो भूपेश बघेल जी से निपटिए। बेटे को और पत्नी को घसीटने का मैंने सुना था, कोई आपको अधिकार नहीं है। राजनीति का ये स्तर कभी नहीं होना चाहिए छत्तीसगढ़। तो मतलब ये मान लिया जाए कि अमित जोगी कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं? अब मान क्या लिया जाए, लिख के दिया है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसी पार्टी है, क्या सोच है कांग्रेस की, जिस पार्टी में तो जो कांग्रेस पार्टी जो आपने बनाया वो बंद हो जाएगी, या फिर आप? मैंने तो विलय का मेरी माँ और मैंने दे दिया है। उस बात को अब 6 महीने से ज्यादा हो रहा है, मुझे तो खुद याद नहीं कि कब दिया था। अब जिस पार्टी का हम देख रहे हैं देश में इनकमिंग बंद हो गया है, केवल आउटगोइंग ही चल रहा है। वहां एक हम लोग लगे हैं कि ले लो, तब भी आप ये नहीं ले रहे हो, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जब से आवेदन दिया है, ऐसा भी नहीं कि बड़े शानदार प्रदर्शन हो रहे हैं उस पार्टी के। आप सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव है, कमेंट में पढ़ते हैं आप? नहीं, अभी पढ़ने, जैसे कि आपका चैनल है, मैंने कल बहुत एंजॉय किया, उसको देखा, तो धीरे धीरे अब
मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में एक समय था जब मैं सबसे ज्यादा एक्टिव था। अगर आप यहाँ के कोई भी चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे तो सबसे ज्यादा जो लाइक और फॉलोअर और ये सब रहता था, उस समय ऑर्कुट भी चलता था और फेसबुक भी चलता था, बड़े सारी चीजें रही। अभी कुछ समय से मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया लोगों तक पहुंचने का, जब तक सोशल मीडिया सोशल रहे बहुत अच्छी बात है, पर जब सोशल मीडिया एंटी सोशल हो जाता है, असामाजिक हो जाता है, तो फिर एक चिढ़ सी पैदा हो जाती है। और वही चिढ़ मुझ में भी, क्योंकि जहां देखो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, छत्तीसगढ़िया, गैर छत्तीसगढ़िया, ये आपस में लड़ाने का, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, ये क्या पूरा ये ऐसा बना दिया है। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे से दूरी रहा जाए। पर अभी आप जैसा चैनल देखता हूँ, एक कंस्ट्रक्टिव, आप भी अपनी बात रख रहे हो, बेबाकी से रख रहे हो। किसी के साथ आपने जो डायलॉग लिख के दिया था, मैंने बोल दिया, पर उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप जैसा जो जर्नलिज्म है, उसकी जरूरत है छत्तीसगढ़ में। और उस तरह का अगर सोशल मीडिया होगा तो मैं पूरा एंगेज रहूंगा, पर एंटी सोशल मीडिया के साथ मैं दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। ठीक बात है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि भैया आप जेसीपी यानी कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी में आ जाओ, आपकी बहुत ज़रूरत है। राम वर्मा जी कह रहे हैं, तो जाएंगे आप जेसीपी में? आप तो कांग्रेस जाने का फैसला ले लिए हैं। जेसीपी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, अमित बघेल वाली। तो क्रांति सेना है। क्रांति सेना पार्टी नहीं है, पार्टी इनकी जेसीपी है। हाँ नहीं, इसका नहीं जाएंगे, बैकग्राउंड नहीं मालूम। क्रांति सेना का जरूर। हाँ नहीं जाएंगे आप ना जेसीपी। मुझे लगता है कि देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जो हम बोलते हैं मध्य भारत का एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का मैं अध्यक्ष हूँ, एकमात्र। न मध्य प्रदेश में कोई रीजनल पार्टी है, न राजस्थान में रीजनल पार्टी है, न छत्तीसगढ़ में। वहाँ तीनों में केवल एक ही रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, वो जोगी जी की पार्टी है। अगर मैं उसको छोड़कर कांग्रेस में उसको विलय करने की बात कह रहा हूँ, तो ये तो हास्यास्पद वाला सवाल हो गया है। जिस पार्टी का मैंने नाम नहीं सुना, अधिकांश लोगों ने नाम नहीं सुना, उसमें मुझे बोल रहे हैं कि जाओ। चलिए, ये भाई साहब बोल रहे हैं, अमित जी शायद मिलूंगे आपसे। अमित जी, आपसे मिलकर बहुत खुश रहता हूँ। आप जोगी जी के पुत्र हैं और आप शेर हैं छत्तीसगढ़ के। लेकिन शेर थोड़ा शांत हो गया था 4 महीने के लिए, वापस एक्टिव हुआ शेर। हाँ, शेर का बच्चा तो शेर ही रहेगा। हाँ, अब शेर वापस से आ गया जंगल में। तो आजकल में गाना बड़ा चल रहा है, जंगल में खलबली है, सिंहों की चाल है, ऐसे। अभी क्या छत्तीसगढ़ में शेर की आवश्यकता है, मुझे लगता है। कौन बनेगा शेर? आप मानते हैं शेर अपने आप को? चाहूंगा कि हर आदमी यहाँ का शेर बन जाए। ये एक हमारे राज कवि रहे हैं, मुझे छत्तीसगढ़ी उनसे सीखने का सौभाग्य मिला, लक्ष्मण मस्तूरिया जी। उनकी एक कविता है सोना खान के आगे, शहीद वीर नारायण सिंह जी पे। उसमें उन्होंने लिखा है कि मंदिर छतमा कौआ बैठे, देवता ले बड़े बाजा थे, जागो रे बगुआ छत्तीसगढ़ के, कोल्हिया मन ललकारा थे। तो छत्तीसगढ़ में जो हर व्यक्ति है वो बगुआ है, बाघ है, बाघिन है, शेर है, शेरनी है। ये हमारा असली कल्चर है और उसको हम कहीं ना कहीं भूल गए। भाई साहब लिखते हैं, अपने पिता की बनी बनाई विरासत बिगाड़ने के बाद अभी बोल बच्चन बहुत कर रहा है ये। अब बनी बनाई विरासत में तुम्हें विश्वास करता नहीं। कोई भी चीज़ विरासत नहीं होती, आपको खुद बनाना पड़ता है। हम लोगों ने देखा है कि कई लोग रहे हैं जिन्होंने नई अपनी विरासत जमाई है, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी विरासत ही गंवा दी है। पर मैं जब देखता हूँ जो हमारी विरासत, जो इतिहास से मैं चाहूँगा कि हमें याद करें, मेरे पिताजी को या मुझको या मेरे परिवार को, कि हमने एक सपना यहाँ के लोगों को दिखाया और उस सपना को साकार करने के लिए अपना सब कुछ
न्योछावर कर दिया। वो सपना बहुत सरल और सिंपल सपना है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये सपना, इसको लेकर और यही हमारी प्रदेश को विरासत रहेगी। भाई साहब लिख रहे हैं, भैया आप दूरदर्शी नेता हो लेकिन निष्क्रिय हो गए हो, जागो छत्तीसगढ़ के हनुमान। ये नीरज जी बोल रहा है। कौन? मतलब जामवंत बनने का काम कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं ये। तब बताइए कि हाँ अब जो है शेर जाग गया है। जब मैं जागता हूँ तब भी कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, जब मैं सो जाता हूँ तब भी कोई लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये तो दुनिया का नियम है। आप कुछ लोगों को सब टाइम के लिए खुश कर सकते हैं, सब लोगों को कुछ टाइम के लिए खुश कर सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सब टाइम के लिए खुश नहीं किया जा सकता। आलोचक तो रहेंगे ही, और मैं अपने प्रशंसकों को तो मैं धन्यवाद देता ही हूँ। आप जैसे जो प्रशंसक हैं जिन्होंने कमेंट लिखा है, नीरज जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। बट साथ ही साथ जो आलोचक हैं उनको मैं ज्यादा धन्यवाद दूंगा। अमित जोगी को प्रशंसक नहीं, आलोचकों की ज्यादा जरूरत है। अब ये जो प्रशंसा कर रहे हैं वो भी आपकी आलोचना करने लग जाएंगे? बिल्कुल करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक बात है। तो हम अब एक कमेंट आया हुआ था, भाई साहब लिख रहे हैं, विधानसभा चुनाव में साउंड सिस्टम का पैसा मोला आज तक नहीं मिले है। मैं पाटन दुर्ग के हरों, कहाँ लगाए थे बाजा उजा, पैसे नहीं दिए इनको। अब कायदे से तो जो ये लिख रहे हैं, इनका नाम है एलेक्स देवांगन। तो एलेक्स देवांगन जी को मुझसे संपर्क करना चाहिए, या वो कभी मुझे बताएं तो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो ये इस तरह की बातें करता है हमारे नेताओं के प्रति, अब आप महामूर्ख आदमी होंगे जो पहले एडवांस नहीं रखवाएंगे। जो आप नेकी में करके उनको और सोचो कि मुझे बाद में पेमेंट मिलेगा। आजकल के जो नेता हैं वो तो, अगर इनमें थोड़ी भी अकल हो तो पहली चीज तो उनकी बात पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि या तो ये बिल्कुल बेवकूफ है कि इन्होंने पूरा साउंड सिस्टम अपना लगा दिया और सोचे कि पैसा मिल जाएगा। अरे नेता आदमी है। मैंने तो इनसे बात की नहीं, पर किसी नेता ने की होगी जिसने भी बात करी है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि नेताओं पे भरोसा नहीं करना, पहले एडवांस ले लीजिए। बिल्कुल लेना चाहिए। नेताओं से जो भी चुनाव के पहले मतलब अमित जोगी खुद जो नेता है बोले नेताओं पर भरोसा मत करिए, पहले एडवांस लीजिए। मैंने क्या बोला? मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का नेता हूँ। मैं अभी भी मेंटालिटी मेरी सर्विस क्लास वाली है। मैं नेताओं को एक जनता के रूप से भी देखता हूँ, और मैं जनता को यही कहूंगा कि जो भी चुनाव के पहले मिल रहा है वो रख लो, वही काम आने वाला है। पर रख लो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं को वोट देना है। आप लो सबकी, पर वोट तो कम से कम अपने मन से दो। बहुत बढ़िया। तो एलेक्स जी, अगर आपका पैसा जो है आपको नहीं मिला, तो वीडियो अगर आप तक पहुंचता है तो भैया आप तक वो अगर एलेक्स देवांगन पहुंचेंगे तो पेमेंट हो जाएगा उनका ना? मैं नहीं जानता कि उन्होंने वास्तव में कोई साउंड सिस्टम लगाया है नहीं लगाया है। जहां तक मेरी बात है, पाटन से मैं चुनाव लड़ने जरूर गया था, पर मेरा एक वो प्रतीकात्मक था। आखिरी दिन मैंने नॉमिनेशन फाइल किया और पूरे चुनाव में मैं पाटन क्षेत्र केवल 3 बार गया। वो भी अगर आप देखा जाए तो कुल मैंने वहां 4 घंटे पूरे चुनाव के समय बिताए, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में उस समय घूम रहा था। पर एक मैं संदेश जरूर देना चाहता था कि पाटन में जो पिक्चर चल रही है वो चाचा भतीज के माया पिक्चर चल रही है। ये नूरानी कुश्ती है, दोनों लड़ते हैं नूरानी कुश्ती। हाँ, पाटन में। और मेरी बात सही भी हुई। लोकसभा ये जीत गए और विधानसभा वो जीत गए। ये हमेशा का तरह ये होता है। कैसे होता है कि 3 महीने बाद चुनाव हो रहा है, क्यों नहीं लड़े वहां जाके लोकसभा? आपका क्षेत्र है, क्या दूसरी क्षेत्र क्यों गए? तो जो मैं उस समय बोला था, आज भी मैं उस बात से कायम हूँ। चाचा भतीजा के माया। हाँ, चाचा भतीजा के माया। हाँ, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री माया से दूर जा भी नहीं पा रही है। लगभग मूवी का नाम माया माया ही होता है। माया की माया है। हाँ, तो ये कैसा लगा बातचीत करके आपको हमसे? बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप नेताओं को एक्सपोज करते रहिए, गियर में लेते रहिए। गियर में लेते रहिए। प्रोग्राम हमारे नेताजी गियर में लीजिए। और मुझे विश्वास है कि आपके साथ ये कार्यक्रम करने के बाद जो नेताओं की गाड़ी, अब तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो गया है, पर मैं वो गियर वाली गाड़ी के जमाने का व्यक्ति हूँ।
तो जो गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, आपसे एक बार वो बातचीत हो जाए तो वो अपने आप चौथे गियर में दौड़ने लगेगी। हाँ, ये नया चैनल हमारा लोक रस, लोगों को अपने अंदाज में, अमित जोगी के अंदाज में बोलिए कि सब्सक्राइब करिए। बड़ा अच्छा चैनल, तारीफ कर दीजिए, मतलब कुल मिलाकर एकदम। तारीफ क्या करना है, आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से दिल खोल के ये प्रश्न पूछते हैं, और आप दिल खोल के जवाब देते हैं कि जो सामने बैठा है वो भी दिल खोल के जवाब दे। हम लोग छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ना जात का ना पात का। बहुत बढ़िया। सब लोग अपना दिल का रिश्ता रखें। अमित जोगी का आपसे कभी दल वाला रिश्ता नहीं हो सकता। हमेशा जो रिश्ता रहेगा वो दिल का ही रहेगा। और रिश्ता जो और जो आपका रिश्ता है वो भी आपके दर्शकों के बीच का और आपका रिश्ता है वो भी दिल का ही रिश्ता है। और जो दिल का रिश्ता होता है वही लंबा टिकता है, वही लंबा टिकता है। मैंने तो देख लिया, दल वाले रिश्ते वाले सब इधर उधर हो जाते हैं, पर दिल वाला चलता रहता है। दल का रिश्ता दलदल में होगा, जो दिल का रिश्ता है वह लंबा चलेगा। बातें बहुत लंबी हो गई है, प्रेम की बातें हो गई। खून, मतलब अमित जोगी हाथ काट कर खून से भी प्रेम पत्र लिखे हैं। तो सारा चर्चा हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगला हम नेता, किस नेता को गैर मिले, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस पूरे इंटरव्यू का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाभी देख रही हैं, भाभी आपको प्रणाम है। ऐसे ही लोग देखते रहिए और भैया को थोड़ा डांटिएगा भी, क्योंकि ये प्रेम के बारे में कुछ कह रहे थे। थैंक यू।